हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में जो भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये टॉपिक जो है प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा यहाँ पर जो इस वीडियो का चाहे इस क्लास का जो डिस्कशन का जो पॉइंट है, मेन टारगेट है प्रारंभिक परीक्षा, तो हम प्रारंभिक परीक्षा को दृष्टिकोण में ही रखकर इस वीडियो को बनाएंगे और जो कॉन्सेप्ट का चीज़ है वह हम डिस्कस कर देंगे, क्योंकि कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इसके लिए अगर हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को साथ साथ लेके चलते तो थोड़ा सा दिक्कत होता, आपको समझने में दिक्कत होता, वीडियो उस तरीके का क्लैरिटी में नहीं बनता, स्पष्टता के साथ नहीं बन पाता। इसलिए मैं प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रहा हूं और मुख्य परीक्षा के लिए जब मॉडर्न हिस्ट्री में मुख्य परीक्षा क्लास लूंगा तो उस समय आपको ये सब और डेप्थ में जो मुख्य परीक्षा के लिए आवश्यक है वो बताऊंगा। अभी हम सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा को ही कंसिस्टेंट कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। अब सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, देखिए, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया और भारत के लोगों का ऐसा शोषण किया कि जो आज तक औपनिवेशिक विरासत में हम लोग उस शोषण को ढो रहे हैं। दूसरा चीज यह है कि 1813 में जो चार्टर एक्ट था, उस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई पादरियों को भारत में धर्म प्रचार का अनुमति दिया गया। जब भारत में धर्म प्रचार का अनुमति दिया गया तो वह दो मुख्य धर्मों को, भारत के मुख्य दो धर्मों को टारगेट किए, हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म को, और इस दोनों धर्मों को नीचा दिखाने का उन्होंने भरसक कोशिश किया और धर्मांतरण पर भी बल दिया। इस सब कारणों से ईसाइयों के प्रति विरोध की भावना भारतीयों के मन में आया। तीसरा जो पॉइंट है वह यह है कि जो यूरोप से जो मानवतावाद का दर्शन था, यूरोप में इस समय मानवतावाद काफी तेजी से था, या आप कह सकते हैं वैज्ञानिक सोच, या इसको तार्किक सोच भी कह सकते हैं, और पश्चिमी मूल्य जो शिक्षा के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवी और मध्यम वर्ग पर पड़ा, उन सब कारणों से जो है ये सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन को जो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में देखने को मिलता है, वह हमें इन सब कारणों से मिलता है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन संक्षेप में आप इतना ही समझिए। ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भारत के मुख्य वाहक कौन थे? तो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग थे। इस आंदोलन के वाहक कौन थे? बुद्धिजीवी वर्ग थे, और वो मध्यम वर्ग थे, जब अंग्रेज आए तो भारत में पूंजीवाद भी आया, और पूंजीवाद आने के साथ साथ दो वर्गों का उदय हुआ, पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, बुद्धिजीवी वर्ग का उदय हुआ और श्रमजीवी वर्ग का उदय हुआ, और इन सब ने समाज में एक नई चेतना को पैदा किया। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के वाहक जो थे बुद्धिजीवी वर्ग थे, मध्यम वर्ग थे। कुछ भारत के उदार राजा महाराजा भी थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग इसके वाहक थे, कुछ उदार राजा महाराजा भी थे, और ये सब थे। और इसमें कौन अलग थे? तो भारत का निर्धन वर्ग अलग था, और जिसे निर्धन वर्ग का अर्थ यहाँ पर सर्वसाधारण वर्ग, ये इस सबसे आंदोलन से अछूते रहे। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में। ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो नेचर है वह यूरोपीय पुनर्जागरण के नेचर से भिन्न है। यूरोप में भी 14वीं-15वीं शताब्दी में पुनर्जागरण देखने को मिला था। वह घटना भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी में हुआ। तो यूरोपीय पुनर्जागरण में जो मुख्य बल था, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में मुख्य बल था, साहित्य और कला पर बल था। साहित्य और
कला पर बल था। उसके ठीक विपरीत 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में जो समाजी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, उसका मुख्य बल सामाजिक और राष्ट्रीय था, और धार्मिक जो अंतर्दृष्टि था वह भी कहीं ना कहीं इससे गुथा हुआ था। तो यही है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में थोड़ा सा परिचय। अब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को लाने में विभिन्न प्रकार के संस्थाओं ने, इसमें विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों ने काफी रुचि लिया। अब हम उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। उस व्यक्ति का नाम है राजा राम मोहन राय। उस व्यक्ति का क्या नाम है? राजा राम मोहन राय। इस व्यक्ति के नाम को लेते ही हम लोगों के खून में आप कह सकते हैं कि एक नई ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। इस व्यक्ति ने सचमुच भारत को, उस समय जब अधिकांश आबादी पाश्चात्य मूल्यों को नहीं समझ पा रही थी, उस समय यही व्यक्ति ने हमारे राष्ट्र को एक नई दिशा देने का काम शुरू किया। वैचारिक आधार अगर सबसे पहले किसी हमारे राष्ट्र को किसी ने दिया तो वह राजा राम मोहन राय ने ही दिया। हम राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ पॉइंट आपको डिस्कस कर रहे हैं। इनका जन्म हुआ था 22 मई 1774 को। कहां हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हुगली जिला है, और हुगली जिला में राधानगर गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ था। राधानगर गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु भी मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं, 27 सितंबर को हुआ था, 1833 को हुआ था। ब्रिस्टल में हुआ था। कहां हुआ था? ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहां? इंग्लैंड में था। और वहीं जो है मिस्टर कारपेंटर के घर में ये ठहरे हुए थे, वहीं इनकी मृत्यु हो गई। मिस्टर कारपेंटर के घर में इनकी मृत्यु हो गई। फिर इन्हें ब्रिस्टल में ही दफना दिया गया। ये इंग्लैंड किस जहाज से गए थे, यहां भी मैं क्लियर कर देता हूं। तो ये आल्विन नामक जहाज से इंग्लैंड, भारत से इंग्लैंड गए थे, पानी के जहाज से। किस जहाज? पानी के जहाज से इंग्लैंड गए थे ये। तो आल्विन नामक पानी के जहाज से ये इंग्लैंड गए थे। ये इंग्लैंड क्यों गए थे यह भी क्लियर कर देते हैं। तो ये इंग्लैंड इसलिए गए थे कि उस समय का जो मुगल शासक था अकबर द्वितीय, उसका कुछ पेंशन, चूंकि ब्रिटिश पेंशन पर जीने वाला पहला मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ही था। तो अकबर द्वितीय का जो पेंशन का कुछ बात था, उसको, उसी मुद्दा को लेकर जो है राजा राम मोहन राय को अकबर द्वितीय ने इंग्लैंड भेजा था। 1833 में ही भेजा था। सॉरी 1830 में भेजा था। अच्छा खैर, अकबर द्वितीय को जो है आल्विन नामक जहाज से ये इंग्लैंड गए, और अकबर द्वितीय के पेंशन के मुद्दा को लेकर, उस समय इंग्लैंड के जो राजा थे वो विलियम चतुर्थ थे, उन्हीं के पास अकबर द्वितीय ने इनको भेजा था कि मेरा पेंशन का जो है मैटर कुछ सुलझा दिया जाए। और वही इनकी मृत्यु 1833 में 27 सितंबर 1833 को हो गई। अकबर द्वितीय ने ही इन्हें राजा का उपाधि दिया था। इनका वास्तविक नाम राम मोहन राय था, और राजा का उपाधि जो है अकबर द्वितीय ने ही दिया था। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत का पिता बोला जाता है। इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पिता भी बोला जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पिता भी बोला जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। इनको सुभाष चंद्र बोस ने इनको युगदूत का उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने किस चीज का उपाधि दिया था? युगदूत का उपाधि दिया था। इन्हें वर्तमान एवं भविष्य का सेतु भी कहा जाता, सॉरी अतीत एवं भविष्य का सेतु भी कहा जाता है। अतीत एवं भविष्य का सेतु दिया था। और पाश्चात्य
एवं प्राच्य एवं पाश्चात्य का संश्लेषण भी इनको कहा जाता है। प्राच्य एवं पाश्चात्य का संश्लेषण भी कहा जाता है। तो ये सब जो है इनका बारे में कुछ, ये पहले व्यक्ति थे जो राजनीतिक प्रश्न को उठाने वाले ये पहले व्यक्ति थे। मतलब इसके पहले कोई भी व्यक्ति राजनीतिक प्रश्नों को नहीं उठाता था। तो ये पहले आदमी व्यक्ति थे जिन्होंने राजनीतिक प्रश्नों को जो है जनता के सामने या अंग्रेज के सामने रखा। तो ये सब इनके बारे में कुछ है और इस सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। आधुनिक भारत का पिता किसको कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसको कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें एक दूत का उपाधि दिया था। इन्हें अतीत एवं भविष्य का सेतु भी कहा जाता है। इन्हें प्राच्य एवं पाश्चात्य का संश्लेषण भी कहा जाता है। तो इतने जो है ये चीजों से इनके बारे में माना जाता है। राजनीतिक प्रश्नों को उठाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। इसके पहले कोई व्यक्ति राजनीतिक प्रश्नों को सार्वजनिक मंच पर नहीं उठाता था। ये बहुत भाषाओं के ज्ञाता थे। संस्कृत भाषा का ज्ञाता थे, लैटिन भाषा का ज्ञाता थे, हिब्रू भाषा का ज्ञाता थे, अंग्रेजी भाषा का ज्ञाता थे, फारसी भाषा का ज्ञाता थे, ईरानी भाषा का ज्ञाता थे। ये बहुत सारे, फारसी ईरानी तो एक ही चीज हो जाएगा। तो इस बहुत सारी भाषाओं का ये ज्ञाता थे। इन्होंने फारसी भाषा जो है कहाँ से सीखा था, तो फारसी भाषा इन्होंने पटना में प्रशिक्षा था। फारसी का अध्ययन इन्होंने पटना में सीखा था और कुरान का अध्ययन इन्होंने पटना में ही किया था। इन्होंने संस्कृत का अध्ययन और वेदों का अध्ययन, उपनिषद का अध्ययन कहाँ किया, तो ये वाराणसी में किया। राजा राम मोहन राय ने संस्कृत का अध्ययन वाराणसी में किया और वेद का भी अध्ययन इन्होंने वाराणसी में किया। इनकी शिक्षा दीक्षा पटना में हुई और वाराणसी में हुई। इन्होंने 1809 ईस्वी में तुफात उल मुवाहिदीन लिखा। तुफात उल मुवाहिदीन लिखा, मुवाहिदीन। इसका अर्थ हुआ एकेश्वरवादियों का उपहार। एकेश्वरवादियों का उपहार। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और तर्क पर बल दिया, लॉजिक पर बल दिया। आडंबर पर बल नहीं दिया, तर्क पर बल दिया। आडंबर पर बल नहीं दिया। इन्होंने पुरोहितवाद का विरोध किया। पुरोहितवाद का विरोध किया, आडंबर का विरोध किया, पुरोहित जो बीच में पूजा कराते थे उनका विरोध किया, बलि प्रथा का विरोध किया। ये सब जो है 1809 ईस्वी में इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथिस्ट लिखा। तुफात उल मुवाहिदीन फारसी भाषा में लिखा। एकेश्वरवादियों का उपहार, मूर्ति पूजा का विरोध किया, तर्क पर बल दिया और इन्होंने जो है आडंबरवाद का विरोध किया, पुरोहितवाद का विरोध किया, बलि प्रथा का विरोध किया। ये सब जो है इनका। इन्होंने अपना जीवन विलियम डिग्बी, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी थे, उन्हीं के सहायक के रूप में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था। लेकिन 1814 के बाद ये कलकत्ता में ही आकर बस गए और 1815 में इन्होंने सबसे पहली राजनीतिक संस्था राजा राम मोहन राय ने स्थापित की थी। उसका नाम है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने सबसे पहली बार कोई राजनीतिक संस्था स्थापित राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। तो 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना हुआ था। उसके बाद 1820 ईस्वी में इन्होंने द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस लिखा। द गाइड ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस लिखा। और 1820 में ही विलियम डिग्बी के सहयोग से इन्होंने जो है परसेप्ट ऑफ जेसस लिखा। परसेप्ट ऑफ जेसस लिखा और इसमें इन्होंने जो है न्यू टेस्टामेंट
को जो है समर्थन किया था। और ईसाई त्रयी, ईसाई त्रयी का अर्थ हुआ पिता, पुत्र और परमेश्वर। ये ईसाई त्रयी है और इसके बीच जो काफी अलौकिक कहानियां हैं, इसका इन्होंने विरोध किया और न्यू टेस्टामेंट का इन्होंने समर्थन किया परसेप्ट ऑफ जीसस में। इन्होंने 1821 ईस्वी में बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। 1821 में इन्होंने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। 1817 में, उसके पहले एक डच घड़ीसाज थे, उनका नाम था डेविड हेयर। डच घड़ीसाज, उनका नाम था डेविड हेयर। डेविड हेयर के सहयोग से इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था और कलकत्ता में इन्होंने एक हिंदू अंग्रेजी स्कूल का भी स्थापना किया था। 1817 में इन्होंने डच घड़ीसाज डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज का स्थापना किया और कलकत्ता में एक इन्होंने अंग्रेजी स्कूल का भी स्थापना किया था। 1825 में इन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज का स्थापना किया। वेदांत कॉलेज का इन्होंने स्थापना किया। इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। इन्होंने फारसी भाषा में किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो मिरातुल अखबार का प्रकाशन किया। संवाद कौमुदी इन्होंने बांग्ला भाषा में निकाला था और किसी भारतीय द्वारा पहला समाचार पत्र है जो निकाला गया था और फिर अंग्रेजों ने सबसे पहले किसी भी भारतीय का समाचार पत्र प्रतिबंधित किया था तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का ही प्रतिबंधित किया था। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। राजा राम मोहन राय के विचारों को विरोध करने वाला एक पत्र था, समाचार पत्र था, उसका नाम था समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करने के लिए एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम था समाचार चंद्रिका। समाचार चंद्रिका जो है ये 1822 ईस्वी के आसपास प्रकाशित होता था और भवानी चरण बंदोपाध्याय निकालते थे इसको। भवानी चरण बंदोपाध्याय जो है समाचार चंद्रिका के द्वारा राजा राम मोहन राय के विचारों का विरोध करते थे। भवानी चरण बंदोपाध्याय समाचार चंद्रिका नामक समाचार पत्र के प्रकाशित करते थे, उसमें राजा राम मोहन राय और उनके विचारों का ये विरोध करते थे। 1821 में नेपल्स की जो क्रांति हुई थी तो काफी खुश हुए थे और इन्होंने भोज का भी आयोजन किया था। 1823 में लैटिन अमेरिका में स्पेन वासियों की पराजय हो गई थी, तो इससे जो है ये काफी दुख हुए थे 1823 ईस्वी में। उसके बाद इन्होंने अमेरिकी क्रांति की सफलता पर काफी खुश प्रकट किया था और आयरलैंड की स्थिति पर इन्होंने जो है काफी दुख प्रकट किया था। 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति की सफलता पर इन्होंने जो है मित्रों को अपना भोजन दिया था, दावत दिया था। 1823 ईस्वी में लैटिन अमेरिका में स्पेन वासियों की जो पराजय हो गई तो उसमें ये काफी खुश हुए और अमेरिका क्रांति से भी काफी खुश हुए। आयरलैंड की स्थिति पर इन्होंने चिंता जताया था। इसका अर्थ है कि ये भारतीय समस्याओं से जितने इंटरेस्ट लेते थे, रुचि लेते थे, उससे ज्यादा रुचि ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में भी लेते थे। मेरे कहने का अर्थ यही है। 1825 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज का स्थापना किया। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में कमल जी फेरेन जी बोस के मकान में ब्रह्म समाज का स्थापना किया। इस ब्रह्म समाज में एक सार्वभौम ईश्वर की कल्पना की गई थी। पुरोहितवाद का विरोध किया गया था।
पुरोहितवाद का विरोध किया गया था। तीसरा कि वेद और उपनिषद पर बल दिया गया था। इन्होंने वेदों का जो है बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था, राजा राम मोहन राय ने। 5 उपनिषद का भी इन्होंने बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। तर्क पर इन्होंने बल दिया, सती प्रथा का विरोध किया और मानवतावाद का इन्होंने समर्थन किया। इन्हीं के राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को धारा 17 के द्वारा जो है सती प्रथा को प्रतिबंध घोषित करवा दिया। उसमें राजा राम मोहन राय की बहुत बड़ी भूमिका थी। यह सब जो है आपको राजा राम मोहन राय के बारे में। फिर 1830 के आसपास वो इंग्लैंड चले जाते हैं, वही मैंने आपको बताया था। और फिर 1833 में वो लंदन में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह सब चीज मैं आपको बता दिया। जब लंदन जाते हैं तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है वो आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश को दे देते हैं। आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश को दे देते हैं। ये आपका जब राजा राम मोहन राय यहाँ से इंग्लैंड चले जाते हैं तो इस समय ब्रह्म समाज का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश को सौंप कर वे चले जाते हैं। तो ये वीडियो आज इतना ही रहने दीजिए। फिर राजा राम मोहन राय के जो ब्रह्म समाज है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ चर्चा करेंगे। फिर ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, ये सब और भी जो चीज़ है आगे की घटनाक्रम हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो रहा है। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।